देखो, पिथ बॉल प्रॉब्लम्स में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और सवाल तो पूछे ही जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आसान से सवाल होते हैं। मान लीजिए दो आइडेंटिकल बॉल्स को हमने सिल्क थ्रेड से अटैच किया और एक ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से आपने इसे लटका दिया, है ना। और ये बॉल यहाँ है, इसका चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। दूसरी बॉल यहाँ है, इसका चार्ज भी प्लस क्यू है। और ये वर्टिकल लाइन है और ये इनके बीच का सेपरेशन है। अगर दोनों बॉल्स का मास m है, दोनों बॉल का चार्ज q है, थ्रेड की लेंथ l है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। सुनिएगा ध्यान से, ये सस्पेंशन पॉइंट है ना। अगर ये दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं हर सेंस में, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, ये वर्टिकल लाइन है, आई बात समझ में। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये सिमिलर होंगे, इसको समझना है ध्यान से। इस पे सवाल बनते हैं। आप मुझे बताइए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसका उसके ऊपर, वो इधर आएगा और इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इधर आएगा। ये कहानी क्लियर। इसको मैंने बोला एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बोला एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। साथ ही साथ आप ये बताइए, क्या इस पे एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा? इस पे भी एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। दोनों का मास सेम आपने लिया है, तो ये एम जी, ये एम जी और ये भी एम जी। ध्यान से समझिएगा, ये थीटा ये भी थीटा, दोनों की लेंथ एल हो गई। जरा मुझे एक बात बताइए, इन दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन अगर एक्स है तो ये वाली लेंथ एल है, एल का थीटा के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा? एल कॉस थीटा। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल कॉस थीटा और यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा? तो ये भी एल साइन थीटा, तो दिस बिकम्स 2l साइन थीटा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि देखिए, मेरे को इतना समझ में आता है कि यार ये जो एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर इधर टेंशन होगा, थ्रेड का टेंशन होगा ना, इसमें भी टेंशन इधर होगा। अब हम इसका इक्विलिब्रियम समझते हैं। हम ऐसे बात कर सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल, क्या आप इसे बोल सकते हो T प्लस एफ ई प्लस एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए ना? यस और नो? होगा। एक और बात बताइए, क्या एफ ई और एफ जी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो क्या इनका रिजल्टेंट इधर आएगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एफ ई और एम जी का वेक्टर सम जो इधर आएगा वो टेंशन टी से बैलेंस होगा? और अगर ऐसा है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं टी की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर होगी। ये तो होगा। एफ ई की वैल्यू क्या बनेगी जरा बताइए? एफ ई की वैल्यू बनेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन, और एक्स की वैल्यू अगर मैं 2l साइन थीटा पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल कहानी यहां तक। जागो महाराज। चिंतन कर रहा था। परफेक्ट। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंसेप्ट को मिस करोगे तो बेहतर होगा, किसी और को मिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं समझ में आई बात? हाँ, आ जाए इधर वापस। सुनिए ध्यान से, ये मुझे x की वैल्यू में 12 साइन थीटा पुट करके इसको सिंप्लीफाइड कर सकता हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर एक बात और ध्यान से देखिए, अगर मैं इस t की बात करता हूं और ये वर्टिकल लाइन बना लेता हूं, ये एंगल थीटा है, क्या t का ये कंपोनेंट t cos थीटा आएगा और ये क्या आएगा? t sin थीटा। कहानी क्लियर? तो आप मुझे बताइए t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? t sin थीटा जो इस तरफ आएगा वो एफ ई को बैलेंस करेगा ना, ठीक है। और t cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? वो एम जी को बैलेंस करेगा। इनका अगर आप रेशियो ले लेंगे तो t से t कैंसिल होकर साइन थीटा अपॉन cos थीटा, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? एफ ई बाय एम जी।
जहां कहीं भी फिजिक्स के अंदर mg के साथ साथ mg वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स पिक्चर में आएगा, इक्विलिब्रियम एंगल इज ऑलवेज गिवन बाय टेन थीटा बराबर ए बाई जी। स्यूडो फोर्स याद करो। सुनना ध्यान से, ये इस सब्जेक्ट की खास बात है कि अगर चीजें थोड़ा सा ध्यान से समझ ली जाएं तो आपको बहुत सारी जगह चीजों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ध्यान से देखिएगा कि ये, हाँ जी, ये कार्ट है। क्या है ये? कार्ट। ठीक है, इस कार्ट के अंदर मैं एक पेंडुलम को हैंग कर देता हूं। ये पेंडुलम हमने हैंग कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कार्ट रुकी हुई है, कार्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, तो आप कहेंगे सब टेंशन की जो वैल्यू होगी वो mg से बैलेंस रहेगी। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब मैं आपसे कहता हूं अगर यही कार्ट एक्सेलरेट हो जाए, यही कार्ट एक्सेलरेट हो जाए, इसके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ जाए, तो क्या इसके अंदर जो पेंडुलम है आपने हैंग किया हुआ है, उस पेंडुलम के ऊपर कोई स्यूडो फोर्स लगेगा? बोलो, लगेगा नहीं लगेगा? तो जो स्यूडो फोर्स, ये एक्सेलरेशन ए था, तो बॉल के ऊपर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? इधर ना। आप देखिएगा कि mg के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पिक्चर में आ गया, और ऐसी कंडीशन में अगर आप बात करोगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम एंगल है वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल। आप मुझे बताइए यहां का टेंशन अगर t है तो ये वैल्यू क्या होती है? t cos थीटा। ये वैल्यू क्या होती है? t sin थीटा। कहानी क्लियर? बताइए t sin थीटा किससे बैलेंस्ड है? t sin थीटा इक्वल टू क्या है? ma ना। और t cos थीटा इक्वल टू क्या है? mg ना। हेलो, आप देखिएगा, आप यहाँ m से m और t से t कैंसिल कर दें, टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है? a बाय जी। समझ में आया? और एक वस्तु क्या आता है? g टेन थीटा। क्या आता है? आप सिर्फ यहां की बात मत करो, जहां कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स पिक्चर में आएगा mg के साथ साथ, वहां इक्विलिब्रियम एंगल जो है वो हमेशा टेन थीटा बराबर a बाई जी से दिया जाएगा। आपको सोल्व करने का, आप कुछ भी कर लो, ये आता है। जैसे आप एक और एग्जांपल लो, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन कोई बहुत फेमस केस है, ये एंगल थीटा है, इसका मास कैपिटल एम है, ये सरफेस है। इसको अगर मैं एक्सेलरेट करूं इधर ए से, और यहां पे कोई ब्लॉक रख दूं, आपसे पूछा जाता है ये बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या हो ताकि इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहे, तो आप क्या बोलते हो? जी टेन थीटा ना। वो जी टेन थीटा यहीं से तो आता है। तो अगर यहाँ एंगल थीटा ये है तो इक्विलिब्रियम एंगल यहीं से मिलेगा। लड़की समझ ले बेटा, क्यों जबरदस्ती? बोतल पे सवाल नहीं आएगा। आपकी बोतल किस कलर की थी, कितने कलर्स में थे, उसका डिजाइन क्या था, उसका ढक्कन बंद था या खुला था, कोई सवाल नहीं आएगा। मेरा दिमाग नहीं खराब जो यहाँ आ गया मैं। ये सब पढ़ ली, चैप्टर हो गया ना तुम्हारे ये? तो लगाओ ना अगरबत्ती वापस दोबारा। अभी सुनो ध्यान से, ये कहानी क्लियर हुई नहीं हुई? ये कहानी क्लियर है कि नहीं? ये एज इट इज पता होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, इसमें आप कैसे सोल्व करते हो कि साहब आपने एक्सेलरेशन इधर दिया, स्यूडो फोर्स इधर लगाओगे ए में, एम जी इधर लगाओगे, बताओ क्या एम जी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया? तो बेटा टेन थीटा बराबर ए बाई जी ही मिलेगा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताइए, ये मेरा केस है, क्या यहां पे भी एम जी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्स पिक्चर में? तो टेन थीटा बराबर ए बाई जी ही है। अरे एफ बाई एम ए होता है ना, वही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी केस ले लीजिए, हजारों केस सोल्व कर लो, टेन थीटा बराबर ए बाई जी इन एवरी नॉन इनर्शियल फ्रेम, और एवरी केस जिसमें mg के साथ साथ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स पिक्चर में है, वहां टेन थीटा बराबर a बाई जी ही मिलेगा। ये बहुत बेसिक सी चीज। अब यहां सुनिएगा ध्यान से, बताइए ये हमारा जो Fe है उसकी वैल्यू कितनी? कि साहब k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ना, और ये mg लिख दिया। अब यहां से बेहतरीन सवाल बनता है। ये सारी कहानी हमने बात कर ली, यहां एक बहुत बढ़िया इक्वेशन में बना के छोड़ रहा हूं, सवाल तुम्हें अपने मॉड्यूल में मिलेगा, मैं उसको सोल्व नहीं करवाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आप उसको खुद को सोल्व कीजिए। एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए। हम बहुत कॉमनली बात करते हैं किसी भी चीज को रबिंग दी जाए
और रबिंग करने के बाद उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो इंटरेक्शन शो करती है क्योंकि उनकी चार्जिंग हो जाती है। पर अगर उसी बॉडीज को आप कहीं पे रख दो आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, आफ्टर सर्टेन इंटरवल टाइम, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन, मतलब क्या हुआ, उसको जो भी चार्ज आया था वो एटमॉस्फेयर में लीकेज हो चुका है, एटमॉस्फेयर में लीकेज हो चुका है। ये जो पिथ बॉल्स हैं, ये पिथ वुड टाइप स्ट्रक्चर होता है, लकड़ी के बुरादे के टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी आपने एक बॉल बनाई, इनको आप चार्ज दे दें, ये यार इंसुलेटिंग मटेरियल, क्या है ये, इंसुलेटर। जब आप इसको एक ही सस्पेंशन पॉइंट से हैंग कर दोगे और दोनों को चार्ज दोगे तो ये रिपेल करती हुई किसी न किसी एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आएंगी। आई बात समझ में? लेकिन आप जानते हो किसी भी बॉडी को एटमॉस्फेयर में रख के चार्ज दे दिया जाए तो उससे चार्ज धीरे धीरे लीकेज होता है, मतलब टाइम के साथ साथ चार्ज कम हो रहा है ना, टाइम के साथ साथ चार्ज, और कहीं से भी चार्ज गुजरे, बाहर आए, एंटर करे या फ्लो करे, वहां करंट होती, वहां करंट होती। तो यहां से जब इनके बीच में लीकेज ऑफ द चार्ज होगा, ये एटमॉस्फेयर में चार्ज जाएगा, तो इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा या घटेगा? अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन घटेगा तो ये पास आएंगे या दूर जाएंगे? तो दे विल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। उस वेलोसिटी का फंक्शन उसने बना के दे दिया और सवाल नीट में पूछ लिया। एज इट इज इरोडोव का सवाल उठा के दिया था उन्होंने, कोई चेंज नहीं किया। जेई मेंस में 2-3 बार आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, नीट में 2017-18 में पूछ लिया उन्होंने, और ये सवाल रिपीट होता है बार 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 बार। मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं कैसे इक्वेशन बनेगी। पहले छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर अपन दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। ये कहानी क्लियर हो गई तुम्हारी? मैं जब ये बता रहा था ना, इस क्लास में बैठे हुए कम से कम 20-25 बच्चे ऐसे थे, इनको कोई फर्क ही नहीं चल रहा था। बोले आपने तो कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाओगे, ये बीच में कहां गया? पेपर नीट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ी आएगा भाई, ये तो पढ़ चुके हो ना तुम। अब तो ये भी नहीं कह सकते साहब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आप बीच में क्यों लेके आ रहे हो? ध्यान से सुनोगे समझोगे तो रिवीजन हो रहा है यार, और क्या हो रहा है? आप एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि इसको हटा दूं सबको यहां से। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में? अब हमें समझ में आ गई बात। हमेशा दिमाग में आना चाहिए, चश्मा क्या दिखेगा आपको? ये वाला। बात समझ में आ गई? तो अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, तो बताइए dy बाई डी टी क्या मिलेगा? 2x dx बाई डी टी। पावर का डिफरेंशिएशन है ना ये, तो अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ये। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx की वैल्यू 2x, dx बाई dx होने की वजह से ये 1 हो जाता है और आप 2x बोल देते हो। ये कहानी क्लियर? अब आ जाइए आप वापस अपनी स्लाइड पर। यहां पर एक और बात बताइए, इन दिस सिचुएशन वो आपसे कंडीशन बोलता है इफ लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डज इट मीन? एंगल छोटा है। अगर ये लेंथ बहुत बड़ी है और एक्स बहुत छोटा है तो एंगल छोटा होगा ना? अरे बोलो ना भाई। और एंगल अगर छोटा है तो साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा। आगे बात समझ में? इस कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगी और ये अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा। जरा मुझे बताइए, अगर यहां से यहां तक एक्स है पूरा, तो बताइए ये क्या है? एक्स बाई टू, ये थीटा है। इस थीटा का परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनियस क्या है? क्या साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूं? तो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बिकम्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू एल। चलेगा? इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी ना, एक्स स्क्वायर को इसके साथ लेके आओ, बताइए एक्स क्यूब। अरे बोलो ना यार, इक्वल टू के, सुनो देख के, ये 2l भी उधर ले जाऊं, थोड़ा तमीज से लिखते हैं, 2l के चलेगा? 2l और के ना, अरे बोलो भाई। और नीचे क्या है? एम जी मल्टीप्लाइड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये सारा कांस्टेंट है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स क्यूब इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू क्यू स्क्वायर? अगर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका काम बन गया।
यहां से आपको बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगी, सुनिए ध्यान से। इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 3 dx/dt कौन लिखेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना यार, ये चश्मा होना चाहिए ना भाई। क्या c कांस्टेंट है? क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q dq/dt। नहीं समझ में आया? ये क्या है और ये क्या है? करंट, मतलब लीकेज ऑफ द चार्ज। नहीं समझ में आई बात? अगर चार्ज लीकेज होगा तो इनके पास वेलोसिटी आएगी। अगर चार्ज लीकेज होगा तो इनके पास वेलोसिटी आएगी। यही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? 3x² v इक्वल टू 2qc dq/dt लिखना है इसको अपन, लीकेज ऑफ द चार्ज। ये जो इक्वेशन है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपको ये पूरी कहानी आनी चाहिए, तब जाके सवाल बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। अब इसके यहां से अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, 3 वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं। आपको मैंने सिर्फ एक इक्वेशन बता दी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कंसेप्ट दिमाग में रखना जरूरी है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। और ये आप रट नहीं सकते, इंपॉसिबल है। वो 3 तरह से सवाल पूछता है और तीनों प्रोफाइल सवाल के अलग अलग है। सिंपल सी बात करेंगे कि यार चार्ज लीकेज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो dq/dt एग्जिस्ट करेगा। चार्ज लीकेज होगा तो चार्जेस की वैल्यू कम होगी, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन घटेगा, तो पास आएंगे। और पास आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जिस्ट करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो dx/dt है ना, ये बॉल्स की वेलोसिटी है या बॉल्स के पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी? बता क्या है? बॉल के पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी। बेसिकली दोनों बॉल्स का सेपरेशन क्या है? x ना। तो जो सेपरेशन कम होगा उससे तो वो अप्रोच करेंगे ना एक दूसरे को। तो दिस v इज नॉट वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल बॉल्स, दिस इज व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है ये? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जिस बच्चे के दिमाग में क्लियर था कि यार देखिए आपने बॉल बॉल को कहीं ना कहीं दिया था, अगर वो पास आ रही है तो उनके बीच का एक्स कम हो रहा होगा, एक्स टाइम के साथ बदलेगा। और अगर वो बात कर रहा है कि चार्ज लीकेज हो रहा है, इसका मतलब dq/dt एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक्स भी हो और क्यू भी हो। फिर मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dx/dt और dq/dt मिलेगा। फिर जो भी कंडीशन मुझे दे रही है उसको पुट करके मैं आंसर लेके आऊंगा। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मुझे पता है कि यार टेन थीटा इक्वल्स टू kq² mg आता है, पर इसमें कहीं भी x एग्जिस्ट। तो अगर x एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं टेन थीटा की वैल्यू पुट करूं ट्राइंगल से। अब टेन थीटा की वैल्यू पुट करता हूं तो बताइए टेन थीटा तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अरे बोलो ना भाई, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है, पर उसने ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दे दी कि एल इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा की जगह किसकी वैल्यू रखोगे? साइन थीटा की। और आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पुट करोगे x/2l, एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्यू स्क्वायर वहां आ गया, बाकी सब चीज कांस्टेंट है, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x³ इक्वल टू 2l k अपॉन mg क्यू स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, आपको फंक्शन मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात? वो कुछ नहीं करता, वो v की वैल्यू आपको ऑलरेडी देता है और लीकेज ऑफ द चार्ज पूछ लेता है, या लीकेज ऑफ द चार्ज किस रेट से हो रहा है वो वैल्यू दे देगा, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच पूछ लेगा। हेलो, बात समझ में आ गई? तो अपन ने यहां तक तो पिछली क्लास में कर लिया था शायद। ये बना लो, ये भी कर लिया था, ये कर लो, जल्दी कर लो। अब इसके और केस बनेंगे, उसकी बात करेंगे। क्या 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 बोल रहे तुम लोग? अच्छा, उसका नाम है सेलेमोन। सेलेमन तो शूज आता है, सेलेमन शूज आता है? नहीं नहीं, सेलेमन, सेलेमन मेरा फेवरेट शूज है। सेलेमन, सलमान नहीं, सेलेमन। वो कहना सेलेमन, मुझे लगा उसकी बात कर रहा हूँ। हैं? हाँ पहनते हैं जो। हैं? अपने लिए जीवन में खर्च करने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही शौक है, शूज, एक टी शर्ट और ट्राउजर लोअर।
वो भी ट्रैकिंग वाले हैं। बाकी दुनिया में कोई मतलब नहीं है अपन को। अपन को एक जंगल मिल जाए, उस जंगल में बढ़िया जूते हो पहनने के लिए और अपन को जंगल में छोड़ दो बस, फिर एडवेंचर और अपन है। मैं कई कई बार जंगलों में अकेला रहा हूं, अकेला। जंगली जानवर तो पागल है, इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं होता। मैंने ऐसी चीजें देखी हैं तुम बिलीव नहीं कर सकते। ऐसे 6 फीट की डिस्टेंस पर पेंथर बैठा हुआ है और एकदम से सामने हो गया, सर टर्न लिया ऐसे, ब्लाइंड स्पॉट है बिल्कुल ना, ऐसे 90 डिग्री पे टर्न है रोड और घना जंगल है, ऐसे जा रहे हैं मस्त, और ऐसे पांव रखा और सामने पेंथर। 1 मिनट, 1 मिनट, वहां का जो 1 मिनट होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा हो, और वो आपसे नजर नहीं रहता जरा सी भी, और अगर आपने नजरें हटा दी तो आप गए काम से। कोई नहीं कोई नहीं, बढ़े आगे। हाँ है बेटा, इंडिविजुअल वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? हाँ ये सवाल इसने ठीक पूछा। अभी बात कर लेते हैं, जल्दी से कॉपी करो पहले। बढ़े, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं लोग। अच्छा वो टेस्ट के चक्कर में मैं तुम्हें डीपीपी अपलोड नहीं कर रहा था, अब तुम्हारा टेस्ट फेस हो गया, मैं मान के चल रहा था तुम बहुत तैयारी कर रहे हो पढ़ाई की, तो एक्स्ट्रा लोड ना दो। तो मैं डीपीपी अपलोड नहीं कर रहा था। अब मैं आज शाम से पर डे 10 क्वेश्चन, ठीक है, हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है उसके सवाल, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल, वो आपके मैं क्वेश्चन भी डालूंगा, उसके सोल्यूशन भी साथ में होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है आप क्लास में पूछ सकते हो, हम यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। हाँ सुनिए ध्यान से, ये कहानी क्लियर सबकी, इसमें कोई डाउट है? इस बालिका ने पूछा कि सर ये इंडिविजुअल बॉल्स की वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकती? पहली चीज, इंडिविजुअल वेलोसिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। आप जब काइनेमेटिक्स भी पढ़ते हो, इनफैक्ट फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स की पहली लाइन क्या है? एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। वो रिलेटिव ही होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, बढ़ जाए आगे, पहले इस चीज को क्लियर करते हैं फिर वापस ये आएंगे। देखो सुनो ध्यान से, इसको यहां से हटा देते हैं। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि यार ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, समझते जाना सारे कंसेप्ट काम के हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां एक पार्टिकल है यार, इस पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर आर है। अब सबसे पहले मुझे बताइए वेलोसिटी होती क्या है? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो भी सकती है और ना भी हो, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो भी सकती है और, तो वो पोजीशन होता है हमेशा, क्या होता है? पोजीशन। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां, इसका पोजीशन वेक्टर मैं r1 ले लेता हूं, ये ओरिजिन है, तो ये r1 क्या है? r1 इज द, अगर मैं सिंपल बात करूं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए, अगर यहां कोई पार्टिकल ए ले लूं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ना, तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अब समझना इसको हम कैसे लिखेंगे, आर ए माइनस आर ओ ना, पर ओ ओरिजिन पे तो ये 0 हो गया। अरे यार नहीं समझ में आई बात, तो आप इसको क्या लिख देते हो? आर ए, और ये जो हमारा R1 है यही आर ए है ना। अब मैं आपसे कहूं साहब दूसरा पार्टिकल मेरा यहां पे था, ये बी है, आप कहेंगे साहब ये आर बी है, मान लीजिए इसको R2 मान लेता हूं, क्या ये आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है? तो ये मुझे क्या मिलेगा? आर बी मिलेगा ना, ये भी। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं डी आर ए बाई डी बी, जैसे मान लो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, डी आर ए बाई डी टी, मुझे क्या वी ए मिलेगा। इसी तरीके से डी आर बी बाई डी टी मुझे क्या मिलेगा? वी बी ना। क्या ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी है? मैं आपसे जानना चाहता हूं ये क्या है, कि साहब ये पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, पोजीशन ऑफ बी जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं वहां से वेक्टर शुरू होता है, और जिसकी पोजीशन बता रहे हैं वहां जाके खत्म होगा। इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन यू बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन ऐसे बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन ऐसे बनेगा। क्या आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हो?
क्या ये पहला वेक्टर दिख रहा है आपको? क्या इसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है? तो क्या ये रिजल्टेंट बनेगा? तो आप मुझे बताइए आर बी की वैल्यू क्या होगी? आर ए प्लस पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ना, तो बेटा पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या मिला? आर बी माइनस आर ए ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कहानी क्लियर, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अरे बोलो ना यार, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये कहानी क्लियर? अब जरा मुझे बता, ये दो पार्टिकल्स थे, क्या ये जो है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना। अगर इनके बीच का सेपरेशन बदलेगा किसी ना किसी रेट से, तो क्या आपको ये मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अगर आप बताइए दोनों बॉल्स के बीच का सेपरेशन बदलेगा किसी ना किसी रेट से, तो आपको क्या मिलेगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगी ना। क्या मिलेगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कहानी क्लियर? चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, यहां कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसकी अपन बात करेंगे। सुनो मेरी बात, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर मिल गई? ऐसे बोलेंगे एफ ई बाई एम जी ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं कुछ एक केस आपके सामने बना रहा हूं। केस नंबर 1, दोनों पिथ बॉल्स का चार्ज, सुनो ध्यान से, ये चार्ज इसका Q1, इसका जो चार्ज है Q2, ये थीटा और ये भी थीटा। अभी सुनिएगा ध्यान से, इनके बीच का सेपरेशन R है, ये M1 है और ये M2 है। इफ M1 इक्वल्स टू M2 and Q1 equals to Q2, definitely theta 1 will be equals to theta 2 equals to theta। अगर दोनों बॉल्स हर सेंस में आइडेंटिकल हैं, चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है, तो वर्टिकल से बनने वाला एंगल भी सेम होगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, तू मुझे बता, अगर मैं किसी भी एक चार्ज की मास नहीं बदलता हूं, मास दोनों के सेम है, मास दोनों के सेम है, ये कंडीशन हमारे पास है, पर मैं कहता हूं मैं एक बॉल, जैसे मान लीजिए ये वाली बॉल Q1 थी, इसका चार्ज मैंने डबल कर दिया, तो एंगल जो है दोनों सेम होंगे, या जिसका चार्ज बढ़ा दिया वो ज्यादा वाले ज्यादा एंगल पे होगी? एंगल्स सेम होंगे या अलग अलग होंगे वर्टिकल से? एंगल सेम क्यों होंगे? क्योंकि मास सेम है। अच्छा, ये जो एंगल है ये पहले वाले के बराबर होगा ज्यादा या कम? आप बताइए, अगर आपने चार्ज बढ़ाया, मजेदार चीज क्या है, अगर मैं इस चार्ज को बढ़ाता हूं तो दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता है, दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता है, लेकिन इसका मास बढ़ाता हूं तो सिर्फ इसी का mg बढ़ता है। नहीं समझ में आया? अगर किसी भी एक बॉल का चार्ज बढ़ा दिया तो दोनों का रिपल्शन बढ़ेगा, तो दोनों बराबर एंगल पे जाएंगे। अगर मासेस सेम है और चार्जेस अलग अलग हैं, तो वर्टिकल से एंगल सेम होंगे, लेकिन पहले वाले एंगल के कंपैरिजन में एंगल अलग होगा। हम ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये बात करूं सिंपली कि साहब देखिए, ये मेरे पास ऐसे सीलिंग है और हमने चार्जेस की वैल्यू जो है वो बदल दी। अब हमने क्या किया है, यहां पर ये Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी ये तो एम ही है, ये भी एम ही है, तो ये तो एम जी रहेगा ना। बोलो भाई, मैं कह रहा हूं Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, बट M1 इक्वल टू M2। अगर आपने किसी भी एक का चार्ज बदल दिया, पहले चार्ज सेम थे ना, आपने किसी भी एक का चार्ज बदल दिया, तो चार्ज एक का बदलेंगे तो फोर्स एक का बदलेगा या दोनों का बदलेंगे? दोनों के बदलेंगे, इसलिए दोनों एंगल बराबर रिपल्शन पे जाएंगे। कहानी क्लियर? तो अगर आप मासेस को सेम रखते हो और चार्ज अलग अलग रखते हो, तो अगर ये एंगल मान लीजिए अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, हम कहेंगे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू अल्फा होगा। लेकिन अगर आपने चार्ज बढ़ा दिया है तो ये अल्फा थीटा वाले थीटा से ज्यादा होगा, और चार्ज कम किया होता तो कम होता। यहां से देखोगे, अगर ये फोर्स कम होगा तो थीटा कम हो जाएगा, ये फोर्स बढ़ गया तो थीटा बढ़ जाएगा। ये कहानी क्लियर? तीसरे केस पे आ जाइए।
अगर हम आपसे बात करते हैं साहब, मेरे पास ये तो सस्पेंशन पॉइंट है और ये हमारी पिथ बॉल्स हैं, और पिथ बॉल का इस बार आपने जो चार्ज लिया है वो तो सेम है। चार्ज के सेम होने या अलग होने से एंगल में कोई चेंज, तो ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, और ये एंगल थीटा, या ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया। तो दिस टाइम सुनिए ध्यान से, मैं डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हम वही अभी पहले लिख लेते हैं। अभी सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं M1 इज ग्रेटर देन M2 बट Q1 इज इक्वल टू Q2, अच्छा Q1 इक्वल हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता ना। पर हम सिंपल बात करें, M1 बड़ा है, तो जो बड़ा एंगल होगा उसका मास बड़ा, तो थीटा छोटा। नहीं समझ में आया? तो हम क्या बात करेंगे कि साहब इस बार क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वो उस वाले एंगल से छोटा होगा। मतलब हम ऐसे बात कर सकते हैं कि ऐसी कहानी होगी। समझ में आ रही बात? अभी आपको ये एंगल छोटा दिखाना पड़ेगा। ये मेरे पास Q1 है, वो Q2 है, ये M1 है और ये M2 है। तो ये अगर अल्फा है तो हम कहेंगे अल्फा विल बी लेस देन बीटा। मतलब दो जो थ्रेड हैं उनका वर्टिकल से जो एंगल है वो अलग अलग होगा या सेम होगा, वो मास से डिसाइड होगा, ना कि चार्ज से। किससे डिसाइड होगा? जिसका मास बड़ा उसका एंगल छोटा, लेकिन चार्ज चाहे बड़ा हो या छोटा हो दोनों का एंगल, बना लीजिए जल्दी से। एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। हाँ एग्जैक्टली exactly, ये क्लियर है। हम पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी ग्रेविटेशन में तब भी क्लियर किया था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है। और कुछ जगहों पे अंडरस्टूड है कि आपका रेफरेंस क्या है, बहुत क्लियर होता है। आप 50 जगहों पे मेंशन करो या नहीं करो, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होता है रेफरेंस क्या है। आप मैकेनिक्स का कोई भी सवाल कीजिए, आपका ग्राउंड सरफेस आपका क्या है, रेफरेंस, वहां पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो लेते हैं और एच हाइट पे एमजीएच ले लेते हैं। यार मुझे बताइए, उसी मैकेनिक्स के अंदर जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो क्या आप ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हो ना, आप पेंडुलम की लोअर मोस्ट पोजीशन पे अंडरस्टूड है कि जीरो ले रहे हो। और इस पे एसएचएम में जबरदस्त सवाल बनता है, मैं गारंटेड बोल रहा हूं 90% बच्चों को इसका सवाल का आंसर समझ में नहीं आता। बस उनको याद होता है यार इस तरह के दो तीन सवाल मेरे मॉड्यूल में एक्सरसाइज में पीवाईक्यू में पूछे हुए, तुम्हें ऐसा ऐसा होता है, ऐसा अजम्पशंस बना लेते हैं। वो बहुत जबरदस्त सवाल है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वैसे दो तीन सवाल मैं करवाऊंगा आपको, वो कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा कि ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, वो हमेशा डिफरेंस है। इसीलिए डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको इतना समझ में आता है कि डिफरेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाले जो सवाल बनेंगे बाद में, उसमें बहुत सारे सवाल आप बहुत कम स्टेप्स में सोल्व कर सकते हो, सिर्फ आप उनकी बात करोगे जो बदल रहा है। मैं वहां समझाऊंगा, अभी इतना यहां दिमाग नहीं लगाते, वो डिफरेंस है। हाँ हाँ देता है, बिल्कुल देता है। तुम्हारे ग्रेविटेशन में सवाल है, ग्रेविटेशन में सवाल नहीं है कि कहीं पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो -k/r के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। मान लीजिए आर बराबर आर नोट पे पोटेंशियल वी नोट है, तो बताओ आर पे पोटेंशियल कितना है, लोगरिथमिक टर्म में आंसर है। सोल्ड एग्जांपल भी हमारे मॉड्यूल में, तो बदल देता है, उसकी चॉइस। तो अगर उसने बोल दिया कि यहां, यार एक बात बताइए, मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया था कि तीन लोग खड़े हुए, हेलो, एक ब्लॉक रखा हुआ था, एक ने एनर्जी कुछ और बताई, दूसरे ने कुछ और बताई, तीसरों तीनों ही सच बोल रहे थे, लेकिन जब उसको उठा के रख दिया था तो डिफरेंस सबका बराबर था। ऐसा कुछ समझाया था कि मैंने आपको? वो इसीलिए समझाया था कि डिफरेंस में कभी चेंज
अब डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड, इसीलिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है, अलग अलग लोगों के रेस्पेक्ट में अलग अलग है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो बदल जाएगी ना, इसलिए डिफरेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एवरीवेयर, आप यार एक सिंपल बात बताओ, आप जब 9th क्लास में हुआ करते थे, आप स्पीड कैसे लिखते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बकवास है ना। दिस इज द फिक्स वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो फिक्स वैल्यू। जब पोजीशन बदलती है टाइम के साथ साथ, बदल रही है, टाइम हमेशा बदलता रहता है ना, और पोजीशन भी बदले तो कहीं ना कहीं मोशन एग्जिस्ट करेगा ना। इसीलिए हम बड़े होकर क्या पढ़ते हैं इसको, ds बाई डी टी। 9th में तो आप s बाई टी पढ़ते थे ना। फिर आप सही पढ़ने लगे कि साहब उस टाइम मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता है, डिफरेंस का मतलब ही समझ में नहीं आता मेरे को। फिर जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो मुझे डिफरेंस का मतलब समझ में आने लगा, मुझे रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ में आने लगा। तब मैंने सही तरीके से डिफाइन किया, मेरी वेलोसिटी क्या है, मेरा एक्सेलरेशन क्या है, या कोई भी चीज जो किसी के रेस्पेक्ट में बदल रही है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। वेरिएशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फिक्स वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैं क्या कह रहा हूं, ये हम आजकल नहीं है। एक हमारे जमाने में एक किताब आती थी फिजिक्स की, रतन्स गाइड उसका नाम था। एकमात्र किताब थी जिसको पूरे कोटा के अंदर एक ही टीचर सोल्व करवाते थे, किसी में दम नहीं था सोल्व करवाते। मेडिकल के लिए आती थी, मेडिकल के लिए आती थी, और इंग्लिश मीडियम में आती थी, हिंदी मीडियम में नहीं आती थी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी उसी को करते थे, हम लोग भी उसी को करते थे। उसमें पहली पेज की पहली जो पहला पेज था, पूरे पेज पे क्या लिखा हुआ था? पहली लाइन, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इज एब्सोल्यूट। और उसका कोट लिखा हुआ था, किस साइंटिस्ट ने ऐसा बोला। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? एवरी डे, एवरी आवर रिवीजन इज मस्ट, विदाउट रिवीजन यू विल नेवर सर्वाइव इन कॉम्पिटिशन। यह सबसे बड़ी बात है पढ़ने का तरीका। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप अपनी सारी मेहनत को जीरो कर देते हो। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आपका न्यूटन ऑफ मोशन खत्म हुआ था, जिसने भी आपको पढ़ाया था, काइनेमेटिक्स जिसने भी पढ़ाया था, वर्क पावर एनर्जी किसने, आप कितने भी इल्जाम लगा लो, कुछ भी कर लो, जिस दिन आपने उसको पढ़ा, हर क्लास अटेंड की, सिस्टमेटिक समझा, अपने मॉड्यूल के सवाल सोल्व किए, जितनी नॉलेज तेरी उस दिन थी, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ था और तूने अपने सारे डाउट पूछ लिए, बशर्ते आपने पूरे सवाल सोल्व किए, उतनी नॉलेज लेके तू नीट के पेपर के हॉल में चला जा, तेरा उस चैप्टर का एक सवाल गलत नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर द 7 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, उतनी नॉलेज में रिटेन ही नहीं कर पाता। नहीं समझ में आई बात? होता है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर है, दिमाग से जाती है चीजें। तो आप रिवीजन करो फ्रीक्वेंटली। आप इतनी मेहनत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यार 18, 19, 20 लेक्चर में खत्म होने वाला चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर आप इतनी मेहनत करके तैयार करोगे और उसका आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपने अपनी मेहनत को जीरो कर दिया। इसलिए रिवीजन उस पर हर पेज पे वो था, हर सवाल हो गए, 50 सवाल के बाद फिर वो कोड लिखते थे, रिवीजन इज मस्ट। क्या आपने रिवीजन किया? मतलब वो ऑथर याद दिला रहा है बार बार, रिवीजन करना है तेरे को। और उस वजह से लोग रिवीजन को बहुत प्रायोरिटी देते थे। ये कहानी बदल गई। खैर, आ जाए बढ़ आगे। अब इसको समझना ध्यान से। यहां अगर आपसे कहा जाए, पहले आप जी इफेक्टिव समझो। जी इफेक्टिव समझेंगे तो हमें बहुत काम की चीज समझ में आ जाएगी। ये बहुत काम की चीज है। जी इफेक्टिव इनसाइड फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एल। सुनिएगा ध्यान से। अगर आप किसी फ्लूइड के अंदर एक बॉडी को इमर्स कर देते हो, इस बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है और फ्लूइड की डेंसिटी रो ऑफ एल है। मैं रो ऑफ एल इसलिए लिख रहा हूं कि लिक्विड मेंशन करने में सही रहता है, क्योंकि ये दो डेंसिटी का जब रेशियो आता है ना, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे याद नहीं रहता कौन सी डेंसिटी सॉलिड की थी और कौन सी लिक्विड की थी, तो बदल देते हैं, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं सवाल को। तो जो जी इफेक्टिव आता है यहां पर, इस जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है जी इंटू 1 माइनस रो एल बाई सिग्मा। इसमें तो आपने कुछ नहीं किया, बस आपने mg नीचे लगा दिया, mg नीचे लगेगा ना, बॉइंट फोर्स ऊपर लगा दिया, इन दोनों का सोल्व कर लिया, आंसर मिल जाता है। फ्लूइड का कंसेप्ट है, पर आपको ये याद होना चाहिए, जी इफेक्टिव जी इंटू 1 माइनस रो एल बाय सिग्मा। यहां पे भी एक मजेदार चीज है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मुझे बताइए, अगर ये लिक्विड जो है वो वाटर होता तो ये रो ऑफ वाटर हो जाता। यहां से रे ऑफ वाटर को नीचे लेके जाओ तो 1 अपॉन सिग्मा अपॉन रो ऑफ वाटर।
नहीं समझे। अगर ये वाटर होता, इसको नीचे लेके जाओ तो यहां तो वन आ जाता, और ये रोयल सिग्मा के नीचे चला जाएगा ना, तो सिग्मा अपॉन रो ऑफ वाटर क्या बना? रिलेटिव डेंसिटी। तो पानी के अंदर जी इफेक्टिव कैसे लिखूंगा? जी इंटू वन माइनस वन अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। नहीं समझ में आया आपको? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बड़े काम का फॉर्मूला है। एक और बात बताऊं मैं आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आज के बाद कभी भी कोई फ्लूइड से रिलेटेड सवाल तुम्हारे सामने आए, कहीं पे भी आए, कहीं पे भी आए, 95% सवालों में जो बॉडी की डेंसिटी दी जाती है या बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है वो 0.5 होती है। कितनी होती है? 0.5। गौर किया करो चीजों को, आप नोटिस ही नहीं करते। और 0.5 वो इसलिए देता है कि आपको कैलकुलेशन करवाना ही नहीं चाहता, वो आपको पहले आंसर परोस कर रखता है कि बेटा तू तो ये अक्ल लगा ले कि मैंने तेरे को 0.5 क्यों दिया है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर इसी सवाल में मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मुझे मेरा भी अभी पित बोल में काम आएगा कंसेप्ट, जी इफेक्टिव, सुनिए ध्यान से, जी इंटू वन माइनस वन अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। अरे बोलो ना यार, इफ रिलेटिव डेंसिटी इज हाफ, रिलेटिव डेंसिटी इज हाफ, यहां 1/2 लिखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 2, तो जी इफेक्टिव क्या हो गया? माइनस जी। मतलब ये हुआ कि हवा में किसी बॉल को छोड़ोगे तो जी से नीचे भागेगी, और पानी में छोड़ोगे तो जी से ऊपर भागेगी। अब जी का ट्रीटमेंट तो तुम्हें आता है। नहीं समझ में आया? दूसरा ब्रह्मास्त्र एक और है। रिलेटिव डेंसिटी आपको क्या इंफॉर्मेशन देती? रिलेटिव डेंसिटी आपको यह बताती है कि कोई भी चीज को अगर पानी में डालोगे तो उसका कितना परसेंट वॉल्यूम अंदर रहेगा। ये सेट कर लेना भेजे के अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी जगह पे पाप धुल जाएंगे। रिलेटिव डेंसिटी क्या इंफॉर्मेशन देती? कि अगर मैं उसको पानी में छोड़ दूंगा, तैर रही होगी वो पानी में, तो कितना वॉल्यूम अंदर रहेगा, कितना। अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.5 है तो 50% डूबना उसका हक है, 50% बाहर रहेगी। रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, 80% डूबेगी और 20% बाहर रहेगी। रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है, 90% डूबेगी, 10%। तो सॉल्व ही नहीं करना ना सवालों को तेरे को, रिलेटिव डेंसिटी देखा कर लगा लेगा फटाफट। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से मैं कंसेप्ट तुम्हें सिखाता हूं, क्योंकि इतनी बात होगी तो हम थोड़ा सीखते हैं। एक एम्स का पीवाईक्यू वाला सवाल आपने सबने अपनी नजर से निकाला होगा कि एक कैंडल है, हेलो, और वो कैंडल जैसे जल रही है और पानी में तैर रही है, और उसने कहा कि साहब ऐसी कहानी है, L/2 L/2। इतना मेरा फेवरेट सवाल था जिस साल आया उस साल। लोग लग गए थे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, वो जानना ही नहीं चाहता था कैलकुलेशन आती नहीं आती। उसने पता है क्या कहा? कि अगर ये कैंडल, ध्यान से सुनना, अगर ये कैंडल 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर जल जाती है तो बताओ इसकी लोअर एंड की स्पीड क्या है? लोअर एंड की स्पीड क्या कहा उसने? 1 घंटे में कितनी जल गई? तो लोअर एंड की स्पीड क्या है आप मुझे बताओ। वो स्पीड जान ही नहीं रहा तेरे से, तुझसे तो सिर्फ वो इतना पूछ रहा है कि तेरे ऊपर वाले ने आंखें दी नहीं दी। अगर तेरे को आंखें दी हैं तो गौर से देख लेगी, आधी डूबी हुई और आधी बाहर है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी हाफ है, आधा डूबना इसका हक है। मान लो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती, कितनी होती? तो 5 अंदर 5 बाहर, 2 जल गई, कितनी बची? अब अंदर कितनी? पहले कितनी थी? 1 घंटे में कितना चली? तो स्पीड क्या? 1 सेंटीमीटर पर अपवर्ड। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आई बात? उसने क्या कहा? 1 घंटे में कितनी जल गई? 2 सेंटीमीटर। अगर 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर बर्नआउट हो जाती है तो मुझे पता है कि उसकी आधी लंबाई नीचे से घटेगी और आधी ऊपर से घटेगी। तो टॉप एंड की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर नीचे है और लोअर एंड की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर ऊपर है। वो ये जानना चाह रहा है सिर्फ। लग गए लोग कैलकुलेशन करने, टीचर भी पेपर बना रहे थे, लग गए कैलकुलेशन करने। तो वो जानना ही नहीं चाहता था आपसे इन्फॉर्मेशन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको परमानेंट भेजने में सेट करो कि अगर रिलेटिव डेंसिटी उसने दे रखी है तो उसने ये बता रखा है पानी में छोड़ूंगा तो कितनी डूबेगी। रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.5 वो 95% सवालों में दे रहा है तो आप मुझे बताइए क्या होगा। अब इसके बाद वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है पिट बॉल का, वो भी एग्जैक्टली सेम है, उसमें भी रिलेटिव डेंसिटी उसने हाफ ही दी है। क्या दी है? हाफ। सवाल लिखो, लिखिए, इफ whole pith ball system
if whole pith ball system emerged in liquid of density rho L, emerged in liquid of density rho L, मतलब ये वाला रो एल जो अपन ने यहां लिखा है, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, and dielectric constant K. If whole pith ball system emerge in liquid of density rho L, ये density, and dielectric constant K, then equilibrium angle, सुनिएगा ध्यान से, ये हमारे पास सस्पेंशन पॉइंट, ये हमारे पास पिथ बॉल्स हैं, और आपने इस पूरे के पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबाया हुआ है। ये कोई लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी ये बताइए, रो एल। पिथ बॉल्स की डेंसिटी सिग्मा ले लूं, बोलो भाई, ये रो एल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। आप मुझे बताइए, जब आप लिक्विड में डुबोगे तो अगर हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई था तो यहां कितना हो जाएगा, एफ ई ना, ये फोर्स कितना हो गया बताइए, एफ ई बाई के ना। आप मुझे बताइए क्या लिक्विड के अंदर एम जी डैश हो जाएगा, क्या ये एम जी 1 - रो एल बाई सिग्मा हो गया? तो क्या तेरा इक्विलिब्रियम एंगल जो था टेन थीटा, उसकी वैल्यू एफ ई बाई के, एफ ई के बजाय क्या आ जाएगा, एफ ई बाई के, और एम जी के बजाय क्या आ जाएगा, एम जी डैश। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एफ ई अपॉन के एम जी 1 - रो एल बाई सिग्मा। नहीं समझ में आई बात? दिस विल बी द इक्विलिब्रियम एंगल विद द वर्टिकल, कुछ नहीं बदला, वही टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी रहा, जी के बजाय जी इफेक्टिव आ गया और एफ ई के बजाय एफ ई बाई के आ गया। जल्दी से बनाइए। बढ़ जाए। अब मैं जो न्यूमेरिकल आपको लिखवा रहा हूं, पहले उस न्यूमेरिकल की थीम समझा देता हूं, फिर आप उसको लिखना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। और हमें जी फैक्टिव का कंसेप्ट आता है तो फिर हमारे 2 स्टेप का आंसर है उसका। सुनिए, सवाल ये है, वी हैव 2 पिथ बॉल्स, ठीक है, अटैच विद द सिल्क थ्रेड, मतलब पिथ बॉल सिस्टम है। जब पिथ बॉल सिस्टम को आप हवा में रखते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि वर्टिकल के साथ थ्रेड्स का एंगल 30 डिग्री है। कितना एंगल है? अगर मैं उस पिथ बॉल सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबो दूं जिसकी डेंसिटी 1600 केजी पर मीटर क्यूब हो, आई एम सॉरी 800 केजी पर मीटर क्यूब, कितनी लिक्विड की डेंसिटी कितनी, 800 केजी पर मीटर क्यूब, और पिथ बॉल्स की डेंसिटी 1600 केजी पर मीटर क्यूब। लिक्विड कितनी थी, 800 केजी पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम पर सीसी में लूंगा तो 0.8 ग्राम पर सीसी होगा, और जो पिथ बॉल है उसकी डेंसिटी कितनी, ग्राम पर सीसी में 1.6, और केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1600 केजी पर मीटर क्यूब। भाई पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी ना, या ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, तो ग्राम पर सीसी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब पानी या जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी है तो वो 800 केजी पर मीटर क्यूब है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं पिथ बॉल्स की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी, इसका मतलब वो 1600 केजी पर मीटर क्यूब है ना। जब मैं उन पिथ बॉल सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को उस लिक्विड में डुबो देता हूं तो मैं देखता हूं कि एंगल फिर से 30 डिग्री है, एंगल में कोई चेंज। तो आपको बताना ये है
कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। अब एक सिंपल बात है, सवाल समझ में आ गया? लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखिए, अ पिथ बॉल सिस्टम when suspended in air, a pith ball system when suspended in air, the angle made by threads with vertical is 30 degree. The angle made by threads with vertical is 30 degree when whole system submerged in a liquid, when whole system submerged in a liquid of density 0.8 gram per cc, 0.8 gram per cc. The angle made by threads with vertical, the angle made by threads with vertical remains 30 degree, remains 30 degree. If density of pith balls is 1.6 gram per cc, density of pith balls is 1.6 gram per cc, find out dielectric constant of liquid, find out dielectric constant of liquid. तो आपसे उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि साहब देखिए टेन थीटा 1 जो था हवा में वो टेन थीटा 2 लिक्विड के बराबर है। अच्छा, टेन थीटा 1 क्या रहा होगा कि साहब एफ ई बाई एम जी रहा होगा, और ये क्या होगा बताइए, एफ ई बाई के एम जी 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.6। अरे यार, ये निकाला था ना अपन ने लिक्विड में, क्या एम जी से एम जी कैंसिल, क्या एफ ई से एफ ई कैंसिल, क्या के को यहां लेके आ जाऊं, 1 अपॉन 1 माइनस दिस बिकम्स 1/2, 1 माइनस 1/2 2 पर चला जाएगा, तो 2 इज आंसर। नहीं समझ में आया, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। हाँ, 3 नहीं है, 2 ही, 3 तो कहीं मिलेगा नहीं जीवन में तेरे को, नहीं मिला, बताना मुझे ला करके। ये किसी जमाने में आईआईटी रुड़की का सवाल था, जो हर किताब, हर मॉड्यूल, हर पेपर में मिलेगा आज के जमाने में आपको। लोगों ने पता इतना ही बदला इसमें, अगर उन्होंने 0.8 और 1.6 दिया तो 800 और 1600 कर दिया, पर आंसर 2 ही लेके आए। जेई का आया हुआ सवाल नेशनल एग्जाम में कोई नहीं बदलता, ये मान के चलिए आप। स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, कोई छेड़खानी नहीं करते उसके साथ, एज इट इज पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल हैं वो वैसे के वैसे ही आते हैं, और समझदार बच्चों को पता होता है कि यार वो जब एनालिसिस करते हैं पीवाई को तो नहीं बदल रहे हैं वो, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को मेमोराइज करते हैं, सोल्व करना है तो भी याद रखते हैं, स्पीड फास्ट हो जाती है। खैर जी, अब सुनिए मेरी बात को। अगर मैं आपसे कहूं इसी पिथबॉल सिस्टम को हम सैटेलाइट में ले जाएं, व्हाट हैपन, सैटेलाइट में जी इफेक्टिव 0, तो एम जी खत्म, एम जी खत्म तो रिपेल करते हुए ऐसे जाएंगे। नहीं समझ में आया, समझ में आ गई बात? लिखो, इफ होल पिथबॉल सिस्टम, if whole pithball system kept in gravity free space, kept in gravity free space, अब हमें रिजल्ट को कंक्लूड करना है। ये हमारे पास पिथ बॉल्स हैं, दोनों पिथ बॉल्स, ये सस्पेंशन पॉइंट था मिड पॉइंट पर एस, क्या ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री हो जाएगा? आप मुझे बताइए, क्या इस पे इधर लगने वाला फोर्स, मान लीजिए Q है और इसका चार्ज भी Q, दोनों पॉजिटिव है, तो जो F इलेक्ट्रिक होगा उसकी वैल्यू कितनी बनेगी भाई? क्या F इलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो K
क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये l है और ये भी l है, तो सेपरेशन कितना हो गया? तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। बताइए ये इलेक्ट्रिक फोर्स किससे बैलेंस है? टेंशन से। ये इलेक्ट्रिक फोर्स किससे बैलेंस है? टेंशन से। तो बताइए टेंशन की वैल्यू किसके बराबर? के क्यू स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर। सवाल सिर्फ इतना सा बनता है इस कंडीशन के अंदर कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स इन ग्रेविटी फ्री रीजन? आंसर इज 180 डिग्री और पाई। कहानी क्लियर? और दूसरा क्या बनता है? व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? बताइए टेंशन की वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। है ना? क्वेश्चन थोड़ी केस है वो। If whole system is placed in gravity free space, the force of repulsion between the balls becomes equals to kq square by 4l square, and that will be equals to tension in the thread, and angle between the thread becomes equals to 180 degree. इतना सही है। बढ़ जाए? ठीक है, चलिए साहब, ये आपका कोलंबियन का सारा कहानी थी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है? फील्ड का पता कैसे लगता है? अगर आप उस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जहां तक वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वहां तक फील्ड है। तो किसी भी चार्ज के या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, भाई एक सिंगल पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, या किसी रोड पे या किसी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है ना। तो किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास का वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लिखिए, it is the space around charge or charge distribution. It is the space around charge or charge distribution in which it is a space around the charge or charge distribution in which another charge experiences electric force. It is the space around the charge or charge distribution in which another charge experiences the electric force. In which another charge experiences the electric force. आगे लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है ना। Every charge has its own electric field. Every charge has its own electric field in its surrounding. Every charge has its own electric field. हर चार्ज का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। आगे लिखिए, electric field is the vector quantity. Electric field is the vector quantity whose direction is radially away from the positive charge, radially away from the positive charge, and radially towards the negative charge. Radially away from the positive charge and radially towards the negative charge. देखिए, अगर मान लीजिए ये पहला वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली अवे और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ। सुनिए ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड रेडियली अवे होगा ऐसे। आई बात समझ में? लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, लाइक दिस। बात समझ में आ गई? नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। रेडियली अवे एंड रेडियली इनवर्स। कहानी क्लियर? बनाओ जल्दी से।
बना लिया, ठीक है। अब लिखिए टेस्ट चार्ज। क्या लिखेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को समझना जरूरी है। टेस्ट चार्ज जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड को टेस्ट करने के काम आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार देखिए, हमें पता है, समझना बात को ध्यान से, ये मेरे पास कोई चार्ज है Q प्लस Q, इसको बोला सोर्स चार्ज, जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सुनिए ध्यान से, ये सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि यार बताइए इस फील्ड की इंटेंसिटी यहां कितनी है, समझना कंसेप्ट को ध्यान से, इसके फील्ड की इंटेंसिटी यहां से आर डिस्टेंस पे यहां कितनी है, तो आप क्या करोगे साहब, हम एक काम करेंगे, यहां पर एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख लेंगे। क्यू नॉट, हमें पता है कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन मेजर कर लूंगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन मेजर करने के बाद इसके चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे फोर्स पर यूनिट चार्ज मिलेगा, और फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नहीं समझ में आई बात? मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो जहां किसी चार्ज पर फील्ड ज्यादा लग रहा होगा वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां फील्ड फोर्स कम लग रहा होगा वहां इंटेंसिटी कम है। ज्यादा फोर्स है इंटेंसिटी ज्यादा, और कम फोर्स इंटेंसिटी कम। तो पहले मुझे फोर्स देखना पड़ेगा कि वहां फोर्स कितना लग रहा है, फिर चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मुझे फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज मिले। एंड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी की वैल्यू इज नथिंग, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फील्ड की इंटेंसिटी यहां देखना है, तो पहले क्यू नॉट रखूंगा, डिस्टेंस आर है। बताइए फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर इसको मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूंगा, ये भी क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहां इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब यह एक सवाल खड़ा होता है कि साहब आप कह रहे हो यार इसका फील्ड इंटेंसिटी यहां कितना है, आपने निकाल लिया के क्यू बाई आर स्क्वायर मिल गया, यार इसका खुद का भी तो फील्ड होगा। अरे होगा नहीं होगा, आपने कहा कि साहब इसका फील्ड इधर था, तो इस गरीब का फील्ड इधर होगा। नहीं समझ में आई बात? तो वो तो ओरिजिनल चार्ज जिसकी फील्ड इंटेंसिटी आप मेजर करना चाहते हो, उसकी इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कोई इंटेंसिटी आ जाए तो नेट इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना। तो मेरा टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि वो ओरिजिनल चार्ज के फील्ड की इंटेंसिटी को डिस्टर्ब। तो टेस्ट चार्ज इज व्हाट, इट इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच विल नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आई बात? लिखिए, टेस्ट चार्ज इज, टेस्ट चार्ज इज very small magnitude of charge. Test charge is very small magnitude of charge. Test charge is very small magnitude of charge which will not produce significant electric field. Which will not produce significant electric field. Or which is not induces, which is not induces electric charges in body in its surrounding, which is not induces electric charges, not induces electric charges in a body in its surrounding, which not induces इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ बॉडी इन इट्स सराउंडिंग। आप मुझे बताइए, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था ना इंडक्शन में कि यहां पे कोई बॉडी रखी हुई है, अब यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज रख दूं तो इस पे इधर माइनस इंड्यूस करेगी और इधर, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने। टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसके सराउंडिंग में कोई बॉडी रखी हो तो चार्ज इंड्यूस नहीं। समझ में आई बात? तो टेस्ट चार्ज को हम दो तरह से दिमाग में रखेंगे, पहला उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमजोर होता है, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता, और दूसरा अपने सराउंडिंग में कोई बॉडी रखी हो तो उस पर चार्ज इंड्यूस नहीं करेगा। इतनी सी कहानी है, कहानी क्लियर? अब लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सभी डेफिनेशन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए दी जाती है। सारी डेफिनेशन किसके लिए डिफाइंड है? पर ऐसा कोई रूल या लॉ नहीं है।
आप नेगेटिव चार्ज से भी डेफिनेशन दे सकते हो, रिजल्ट सेम मिलेगा। पर जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव की डेफिनेशन देते हो तो आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। प्लस माइनस जब कॉम्बिनेशन में आता है थोड़ा सा परेशान करेगा, तो वो उससे बचने के लिए सारी डेफिनेशन किसके लिए दी जाती है? पॉजिटिव के लिए। सिंपल सी बात है, अब सुनिएगा ध्यान से। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, intensity of electric field at a point is force experienced per unit charge at that point. Force experienced per unit charge at that point. Force experienced per unit charge at that point. That means intensity E is equals to F force experienced per unit charge. अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज है तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? बताओ यार। न्यूटन पर कुलम और वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर कहां से आता है? हमने जब ग्रेविटेशन पढ़ा था तो वहां भी पोटेंशियल पढ़ा था, याद है कुछ? ये आता है, सुनिए ध्यान से, समझना जरूरी है। एफ कंजर्वेटिव जो होता है वो माइनस डी यू बाय डी आर होता है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दिया, तो एफ कंजर्वेटिव अपॉन क्यू बिकम्स इक्वल टू माइनस डी ऑफ डी आर, ये हो जाएगा यू बाय क्यू। याद रखिए, एफ बाय क्यू जो होता है वो तो ई है। अरे बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है? पोटेंशियल बराबर क्या आ जाएगा? माइनस डीवी बाय डी आर ना। ये वोल्ट है और ये, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर मीटर। बताइए डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? डायमेंशन कैसे निकालोगे बताइए? न्यूटन के क्या? चले बताओ ना यार। एम वन एल वन टी माइनस टू, कुलम की क्या? ए टी ना। बताइए डायमेंशन क्या मिलेगा? एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नहीं समझ में आई बात? बनाइए जल्दी से। इतने से मैं हाथ दुखने लग गया। बढ़ जाए बनाना चाइल्ड्स, बढ़ जाए। हेलो, नहीं बढ़े? अरे बड़े नहीं बड़े, लिखो। बढ़ ले या अभी भी नहीं बढ़ना? देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the direction of electric field intensity is always, the direction of electric field intensity is always from higher potential to lower potential. The direction of electric field intensity is always from higher potential to lower potential. That means, in the direction of electric field, that means in the direction of electric field, potential is decreases, potential is decreases। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ई लिख रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तीन पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है और सी पॉइंट का पोटेंशियल वी सी है। तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। सबसे बड़ा पोटेंशियल क्या होगा? वी ए, फिर वी बी, फिर वी सी। एक बात और ध्यान समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की
डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। हेलो, अब मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, हम डायग्राम बना लेंगे, बढ़िया सवाल बनता है यहाँ पर। आपसे अगर इतना कहा जाए, इन एवरी वे या इन एवरी सिचुएशन the direction of electric field is always from higher potential to lower potential in all the potential direction या all values of the potential, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन में होगा? बोलो भाई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर हायर से लोअर के डायरेक्शन में होगा? एक बात बताइए, कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, इसी लेवल हाइट पे पानी भरा हुआ है, और उस पानी के निकलने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ढलान है, तो पानी हर ढलान से फ्लो करेगा या सबसे ज्यादा ढलान होगा उधर फ्लो करेगा? है जी, धन्यवाद। तो ढलान तो सब तरफ था, लेकिन पानी किधर बहा? जब सबसे ज्यादा ढलान है। अब इसको समझना, यहां फंस जाते हैं लोग। अब कहानी सिर्फ इतनी सी है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखिए ये दो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बताइए दोनों लाइंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? बोलो ना भाई, समझ में आ गई बात? अब सुनिए, मैंने यहां एक पॉइंट लिया ए और यहां मैंने दूसरा पॉइंट लिया बी और यहां मैंने तीसरा पॉइंट लिया सी। कहानी क्लियर? बताइए वीबी कितना? 10 वोल्ट ना? वीसी कितना? 10 वोल्ट ना? वीए कितना? 20 वोल्ट ना? बताओ ना यार, बताइए वीए माइनस वीबी कितना? 10 वोल्ट, शाबाश। वीए माइनस वीसी कितना? 10 वोल्ट। अब बात को सुनिएगा ध्यान से, ये यहां से यहां तक ये जो है ये डेल्टा आर वन है और ये डेल्टा आर टू है। डेल्टा आर वन बड़ा या डेल्टा आर टू बड़ा? इन दोनों लाइंस के बीच में सबसे छोटा डेल्टा आर कहां बनेगा? सबसे छोटा डेल्टा आर कहां बनेगा? ए टू बी ना? उससे छोटा डेल्टा आर बन सकता है क्या? सबसे छोटा डेल्टा आर वही बनेगा। और ये तय है कि इस लाइन के किसी भी पॉइंट का इस लाइन के किसी भी पॉइंट से डिफरेंस 10 ही मिलेगा, तो सब जगह डेल्टा वी तो सेम है। अब जिधर डेल्टा आर सबसे छोटा होगा उधर का ढलान सबसे बड़ा है। ढलान का मतलब ग्रेडियंट होता है। क्या होता है? ढलान का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट। समझ में आ गई बात? अरे यार, तो आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कहते हो हमेशा हायर से लोअर होता है, तो ये भी हायर से लोअर है, ये भी हायर से लोअर है, ये भी हायर से लोअर है, तो क्या हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर होगा। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ए से बी की तरफ। अब आप सुनिएगा ध्यान से, ई की जो वैल्यू होती है वो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होगी ना? इस टर्म को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर कोई भी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन बदले तो क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे आपने कहा था पानी हमेशा किधर बहेगा? जिधर सबसे तेज ढलान होगा। तो सबसे तेज ढलान पोटेंशियल का किधर मिलेगा? जिधर डेल्टा आर सबसे छोटा होगा। इस पे अलग अलग प्रोफाइल के कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे, पर क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप कभी सही करोगे कभी गलत करोगे, आपकी किस्मत है। पर एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, हमेशा हर हायर से हर लोअर की तरफ नहीं होता। अरे यार, किधर होगा? जिधर मैक्सिमम ग्रेडियंट मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? लिखो नोट डाल के, पहले ये वाली लाइन लिखिए। ये वाली बना लिया सबने? पहले ये बनाओ, ये वाला। पहले आप क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन बनाएंगे, फिर हम नोट डाल के लिखेंगे कि डायरेक्शन जो है हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ होता है, और मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट का एग्जांपल ये लेंगे। फिर यहां से एक बहुत मजेदार चीज और समझ में आएगी आपकी, जो आप आज तक रटते ही थे, अभी वो समझ में आएगी आपकी।
लिखे, लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज towards the maximum potential gradient, always towards the maximum potential gradient, towards the maximum potential gradient, the direction of electric field is always towards the maximum potential gradient. आई बात समझ में? अब मुझे पता है यार, ई की वैल्यू होती है वो माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर होती है। अगर दो पॉइंट्स हैं जिनका डिफरेंस दोनों का डेल्टा भी सेम आ रहा है, तो जहां डेल्टा आर छोटा होगा वहां ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा, उधर फील्ड होगा। यार अभी अभी आपने एक बात कही, क्या इस लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? क्या इसको मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल लाइन बोल सकता हूं? यार मुझे बताइए, अभी अभी आपने एक बात कही कि सर जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो तो इधर ही मिलेगी, क्या इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में हो सकती है? अरे बोलो। अगर अच्छा इधर क्यों है बताइए, ये भी बता दो। क्योंकि इधर ही मैक्सिमम ग्रेडियंट है। अरे बोलो ना भाई। अगर इधर मैक्सिमम ग्रेडियंट है तो मैक्सिमम ग्रेडियंट हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर मिलता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नहीं समझ में आया? हमसे ऐसा नहीं बोला जाता कि फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, व्हाई इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस? क्योंकि मैक्सिमम ग्रेडियंट उधर ही मिलेगा, किसी और डायरेक्शन में मिल ही नहीं सकता। तो अगर मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट सरफेस के परपेंडिकुलर है तो फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से एक बात क्लियर हो चुकी है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही फील्ड होगा अगर वो सरफेस की पोटेंशियल है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमने ग्रेविटेशन में ऐसा पढ़ा था कि किसी शेल का जो वॉल्यूम होता है उसमें सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है? अरे यार नहीं। अरे पढ़ा था, वो तो सही है, पर लोगों के नहीं पल्ले पड़ा। ये बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा था। कंडक्टर जो जो सॉरी जो शेल होता था, याद करो, शेल है, शेल है, इसका मास एम, रेडियस आर, यहां पोटेंशियल कितना? माइनस जी एम बाई आर। यहां पोटेंशियल कितना? माइनस जी एम बाई आर। अरे बोलो भाई। तो क्या इसके सभी पूरे वॉल्यूम में सब जगह पोटेंशियल सेम है? यार कंडक्टर के अंदर भी पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल सेम होता है। नहीं समझ में आया? कंडक्टर किसी भी शेप एंड साइज का हो, यहां तो ये स्फेरिकल है। सुनो मेरी बात को, ये समझना की बात ध्यान से। कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम का पोटेंशियल सेम होता है। तेरी मर्जी में जिस शेप का कंडक्टर बना ले तू, तेरी मर्जी में जिस शेप का कंडक्टर बना ले, इसके पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी जीरो। अरे यार अगर कोई चीज हर जगह सेम है तो डिफरेंस जीरो ना। अगर डेल्टा वी जीरो तो ई जीरो। अरे यार हम उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि सब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अगर इसको जीरो पुट करूंगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज जीरो, तो डेल्टा वी इज व्हाट? जीरो। तो वी इज व्हाट? कांस्टेंट। आप मुझे बताइए, क्या कंडक्टर की सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल सेम है? क्या कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल है? तो बेटा फील्ड परपेंडिकुलर होगा ना। नहीं समझ में आया? यहां समझ में आता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। ये दो अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन है। दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय पोटेंशियल, कि साहब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। और हमने सीखा इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी भी तरह की होगी, फील्ड उसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, व्हाट योर आंसर? बिकॉज ऑफ सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। क्या है? और किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही मैक्सिमम ग्रेडियंट मिलता है, तो फील्ड उधर ही होगा। नहीं समझ में आया? कंडक्टर की सरफेस क्या होती?
अच्छा, कंडक्टर का वॉल्यूम भी इक्विपोटेंशियल। कंडक्टर तो हमेशा बोलते हैं कि कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम इंक्लूडिंग सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है, और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही फील्ड क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम ग्रेडियंट उधर ही मिलता है। नहीं समझ में आया? मैक्सिमम ग्रेडियंट उधर ही मिलता है। ये पहला एक्सप्लेनेशन है। कौन सा एक्सप्लेनेशन है? पहला, कि परपेंडिकुलर क्यों होता है। कुछ पल्ले पड़ा? रटना नहीं है, रटते तो सभी हैं कि सब कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है फील्ड। हाँ रट लिया साहब, सवाल पूछ लेगा वो क्यों होता है कि साहब उसका एक जवाब तो क्या ना ना, एक जवाब तो क्या, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, मैं एक चीज पूछता हूं तुमसे, प्रेशर को डिफाइन करना आता है? प्रेशर को क्या होता है प्रेशर? है, थोड़ा तमीज से बोलो। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। स्ट्रेस क्या होता है? वही होता है। तो दिमाग खराब है जो अलग डेफिनेशन दी। अब ध्यान से सुनना, ये बोतल है, अरे सुन लो भाई, यहां मैंने ऐसे फोर्स लगाया, सुनो ध्यान से, यहां मैंने फोर्स दबाया, अगर मैं इसको दबा रहा हूं ऐसे, इसको आप 10 मिनट तक दबा के नहीं रख सकते, क्योंकि जितना फोर्स आपने अंदर लगाया, सुनो ध्यान से, मैंने फोर्स लगाया है अंदर, धन दिख रहा है ना आंखों से, मैंने फोर्स लगा रखा है अंदर, जिस सरफेस पे फोर्स लगा रखा है वो मोशन में या रेस्ट पे? अगर वो रेस्ट पे है तो उस पे नेट फोर्स कितना? तो बेटा जितना फोर्स मैंने अंदर की तरफ लगाया, उतना ही फोर्स बोतल के सब्सटेंस ने मेरे ऊपर बाहर की तरफ लगाया। क्या डिफॉर्मेशन अंदर आया? डिफॉर्मेशन का अगेंस्ट लगने वाला फोर्स क्या होता है? रिस्टोरिंग। तो जो मैंने फोर्स लगाया उससे प्रेशर डिफाइन होगा, और जो बोतल ने मेरे ऊपर लगाया उससे स्ट्रेस डिफाइन होगा। स्ट्रेस अंदर से आता है। नहीं समझ में आई बात? ये होता ही है ना, बहुत कॉमन चीज है। आपसे कहा जाता तो, अरे साहब हमारे बहुत सारा सिलेबस आ रहा था, इतना सारा सिलेबस आ रहा था कि हम तो रिवीजन ही नहीं कर पा रहे, टेस्ट में नंबर भी लाना था, हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था, इसलिए हम स्ट्रेस में थे। नहीं समझ में आई बात? स्ट्रेस इज ऑलवेज, इतना सा ध्यान है, स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड विद द रिस्टोरिंग फोर्स। क्या डिफाइन किया था? रिस्टोरिंग फोर्स। अब सवाल ये खड़ा होता है, वाई परपेंडिकुलर? इसने डिफाइन दिया कि सब प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये समझना जरूरी है। जो लॉजिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होने का है, वही लॉजिक हाइड्रोस्टैटिक्स में प्रेशर के परपेंडिकुलर होने का है। हाइड्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ तो सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? स्टैटिक्स। नहीं समझ में आया? तो अब समझना ध्यान से, ये कहानी क्लियर यहां तक? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, सुन जाना, अब इसको समझना है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, क्या है? ध्यान से समझना, इस कंटेनर के अंदर हम लोग ऐसे लिक्विड भर देते हैं। मैंने उस दिन समझाया था ये क्या होती है, ये क्या बना रहा हूं मैं, ये मैं क्या बना रहा हूं? पानी नहीं है ये, दीज आर कॉल्ड एज इक्वी प्रेशर लाइंस। अरे यार कैसे गरीब हो तुम लोग। अच्छा एक बात सुनो, बेटा सवाल आ चुके हैं। पहले पहले आपको पता अलग अलग स्टेट एग्जाम्स होते थे, तो एक तो एम्स, एक जिपमेर, एक बीएचयू और एक एमयू। एमयू, बीएचयू, जिपमेर और एम्स, इनका पेपर सेम लेवल का आता था। बेहतरीन सवाल पूछते थे, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस बुद्धि लगवाते थे। उन्होंने बेहतरीन सवाल पूछा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। आप मुझे एक बात बताइए, लिक्विड की फ्री सरफेस से एच नीचे आने पे प्रेशर रोजीएच होता है, कुछ है आइडिया? जिसको नहीं पता याद रखना, फ्री सरफेस एच नीचे कितना? रोजीएच। जरा बताइए, अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, ऐसी लाइन, क्या इसके हर पॉइंट का एच सेम है? तो हर पॉइंट का रोजीएच सेम होगा ना, तो इस लाइन के हर जगह पर प्रेशर सेम है।
क्या बोलेंगे इसको? जहां कहीं भी लिक्विड बनाया जाता है हमेशा डैश लाइंस बनाई जाती है, और जहां कहीं भी गैस बनाई जाती है डॉट बनाए जाते हैं, हालांकि वो भी फ्लूइड है और ये भी फ्लूइड है। क्या गैस फ्लूइड है? क्या लिक्विड भी फ्लूइड है? फ्लूइड क्या हो सकते हैं? जो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकती है, दोनों फ्लूइड है। तो गैस को बनाते हैं डॉट 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 डॉट, हमेशा, कभी डैश से नहीं बनाते, और लिक्विड को हमेशा डैश से बनाते हैं। तो दिमाग खराब नहीं है उनका। गैसेज मॉलिक्यूल के चलने की, हर पॉसिबल डायरेक्शन चलने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो किधर भी चल सकता है। तुम नहीं कह सकते वो किधर चलेगा, इसलिए डॉट बनाया जाएगा। हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी है। और यहां डैश क्यों बनाएंगे? हर पॉइंट पर प्रेशर एग्जैक्टली सेम है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं जो प्रेशर की वजह से वॉल पे फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं? अगर मैंने दीवार को धक्का दिया एफ फोर्स से, तो दीवार भी मुझे धक्का देगी। सुनिए एक बात को, अगर मैं आपसे कहूं यहां छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट ले लिया मैंने, छोटा डीएम मास का या स्मॉल एम मास का, और मान लेता हूं कि प्रेशर किसी एंगल पे था, ध्यान से समझना, प्रेशर किसी, तो उसकी वजह से लगने वाला रिएक्शन फोर्स जो वॉल देगी, क्या वो भी किसी एंगल पे आएगा? मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, और मान लीजिए ये फोर्स एफ है। जरा मुझे बताइए इस एफ फोर्स का जो ये कंपोनेंट होगा वो एफ cos थीटा होगा ना? बोलो भाई, क्या ये कंपोनेंट एफ आएगा? यार मुझे बताइए, क्या इस छोटे से एलिमेंट का मास एम ले लूं तो ये एम जी हो गया? आप कहेंगे सर ये तो एम जी को बैलेंस कर देगा, इसको कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या हुआ? इस पर नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स आएगा तो ये एक्सेलरेट होगा, ये एक्सेलरेट होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो फ्लूइड फ्लो में आएगा, फ्लूइड फ्लो में आएगा तो हाइड्रोडायनेमिक्स हो गया। पर ये तो रुका हुआ है, ये तो रेस्ट पे है ना। अरे बोलो भाई, तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये इसको बैलेंस करेगा। समझ में आती है बात? इसका जीरो होना जरूरी है। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फ्लूइड फ्लो में आ जाएगा। फ्लूइड फ्लो में परमानेंट रेस्ट पे है ना? अरे बोलो, हाइड्रोस्टैटिक है ना, परमानेंट रेस्ट पे है ना, ये रेस्ट पे तो इसका जीरो होना, क्या फोर्स जीरो था? नहीं। तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये जीरो कब होगा? जब कोस थीटा जीरो हो, और इसका मतलब थीटा का 90 डिग्री होना जरूरी है। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? अब एग्जैक्टली सेम चीज समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, क्या कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री चार्ज होता है? मान लेता हूं, अच्छा ये तो मुझे क्लियर है ना कि वो फ्री चार्ज बहुत सारा है पर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां पे सरफेस पे कोई प्लस क्यू चार्ज बैठा हुआ है फ्री, तो आप जानते हो कि यार अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भी होगा, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा ना। मान लेते हैं कि फील्ड किसी एंगल पे है, ये ई था। आप मुझे बताइए क्या चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू ई भी इधर ही होगा? अरे बोलो ना भाई, ये एंगल कितना? थीटा। तो ये क्या? क्यू ई कोस थीटा। ये क्या? क्यू ई साइन थीटा। अंदर भरे हुए बहुत सारे नेगेटिव का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको तो बैलेंस कर देगा, इसको बैलेंस नहीं कर सकता। और अगर इसको बैलेंस नहीं कर सकता, उधर कोई फोर्स नहीं है, तो फिर ये चार्ज मोशन में आएगा और सरफेस पे चलने लगेगा, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक करंट आएगी जो कि नहीं है। बोलो भाई, सरफेस पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो इसका जीरो होना, और ये जीरो नहीं है, तो cos थीटा का जीरो होना, तो थीटा का 90 डिग्री पे होना जरूरी है। नहीं समझ आया? दैट्स वाई, देखो रीजन एग्जैक्टली सेम है। आपसे कोई पूछे कि साहब क्यों परपेंडिकुलर? प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता। हाइड्रोडायनेमिक्स में जहां फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है वहां परपेंडिकुलर लेके आ जाओगे तो फ्लूइड फ्लो ही नहीं करेगा, वो एंगल पे आता है प्रेशर, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो करता है। तो बहुत कॉमन सी चीज है हाइड्रोस्टैटिक्स। व्हाई प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस? टू मेंटेन दी स्टैटिक कंडीशंस, to maintain the static conditions of fluids. Why electric field is always perpendicular to the conducting surface? To maintain the
इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। नहीं समझ में आया? तो दो तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर क्या। पहला क्या बताया मैंने? टू मेंटेन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, उसके हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। कहानी क्लियर? और दूसरा तरीका क्या है? टू मेंटेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। चार्ज को रेस्ट पे बनाए रखने के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। कहानी क्लियर हो गई? तो हमने दो तरह से समझा। देखो हमारा ये तो एक कंपैरिजन था, ये वाला जो था ये तो हाइड्रोस्टैटिक्स का कंपैरिजन है। पर यहां आ जाइए आप, तो ये कहानी क्लियर हो गई और यहां समझ में आ गया परपेंडिकुलर क्यों है। दूसरी कहानी हमारी ये रहेगी। हेलो, दूसरी कहानी क्या है? व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। यहां से आंसर क्या निकल के आएगा? टू मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। दिस स्टैटिक टर्म इज इंपॉर्टेंट। अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो अच्छा, पता है एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ते हैं ढंग से। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना, कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, आपको बेसिकली समझ में ही नहीं आता वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत सा बस हम रीडिंग मार रहे होते हैं उसकी। सच में ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज एग्जिस्ट इन एनसीईआरटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड द एनसीईआरटी। एवरी कंसेप्ट इज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। बहुत तमीज से लिखते हैं वो लोग। तो बहुत सिंपल सी चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप मुझे बताइए, क्या कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज रह सकता है? बोलो यार। कंडक्टर के अंदर चार्ज दोगे तो रुकेगा क्या? कि साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं रुकेगा। किस में नहीं रुकेगा? भाई साहब जहां करंट फ्लो होती है ना, वहां तो कंडक्टर के अंदर चार्ज ही चल रहा होता है। तो वहां तो चार्ज है ना। चार्ज होगा नहीं तो करंट कहां से आएगी? नहीं समझ में आई बात? तो वो जो लाइन लिखते हैं तो एनसीईआरटी वाले बहुत तमीज से लिखते हैं। एक लाइन लिखेंगे, चार चीजें वहां क्लियर है, तो वहीं से सवाल बना देते हैं वो लोग। आप मुझे बताइए, वो साफ साफ कहते हैं दी एक्सेस चार्ज, सॉरी एक्सेस चार्ज इज नॉट पॉसिबल इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। हेलो, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग। नहीं समझ में आई बात? मतलब चार्ज क्या है? स्टैटिक। तभी एक्सेस चार्ज नहीं दे सकते आप। जब करंट फ्लो कर रही है तब तो चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो कर रही है। अरे बोलो भाई, चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो कर रही है। फिर हम कहते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओनली इन आप मुझे बताइए, मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, इस वायर का ये एंड हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, बैटरी जोड़ दी आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर आ जाएगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां चार्ज पे फोर्स लगा के करंट फ्लो करवाएगा। तो अगर यहां कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकती। नहीं समझ में आई बात? तो ये चीजें क्लियर करना जरूरी है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कंडीशन क्या है? इन ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज देना पॉसिबल नहीं है, तो कंडीशन क्या है? ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आ गई बात? कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज क्यों रेजिस्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। सारी कहानी क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉइंट। एक और मजेदार चीज, नेक्स्ट क्लास में पहले फर्स्ट 40 से 45 मिनट आई विल रिवाइज द होल कंसेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ना ना ना, पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मुझे ये पूरा चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉम्प्रोमाइज तो फिर आगे मेरे जिम्मेदार नहीं होगा, तो मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा दूंगा फ्रॉम जीरो चार्ज टू यहां, और बढ़िया रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।